नमस्कार दोस्तों, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं उषा कुशवाहा की लिखी आत्मकथात्मक उपन्यास वो एक महीना। आइए कुछ पल गुजारते हैं कहानी कमल के साथ, क्योंकि आप श्रोता हैं खास। पिछले भाग में आपने सुना मेरी तबीयत खराब होने की खबर बच्चों को हो गई और बेटे ने फ़ोन कर बहू को मेरे पास भेजने की बात कही। अब आगे आज का भाग यानी भाग 7। ओहो, मेरे बुद्धू कुमार, एक सवाल पूछने के बाद उसका जवाब तो सुन लिया कर। हाँ, मैंने दवा ली थी, मेरी तबीयत भी अब ठीक है। पर तू क्या पागल हो गया है? क्यों? तू बहू को अभी भेजने की बात सोच भी कैसे सकता है? इतनी बुरी तरह से कोरोना फैला हुआ है। ऐसे में 1.5 वर्ष की छोटी बच्ची को लेकर सफ़र करना, बिल्कुल नहीं। ऐसा सोचना भी मत। पर आपकी तबीयत? फिर वही बात। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। अच्छा, अब फ़ोन रखो, गुड़िया फ़ोन कर रही है। तुम दोनों भाई बहन ना, उफ। उसने भी वही अपने आने की बात कही। मैंने उसे भी माहौल की भयावहता को देखते हुए भीड़ भाड़ से बचने और सफ़र नहीं करने की सलाह दी। रात के भोजन की तैयारी में अभी वक्त था। ओम जी हॉल में बैठे टीवी का आनंद ले रहे थे। मुझे टीवी देखने में कोई खास दिलचस्पी नहीं। मैंने हल्के साउंड में मोबाइल पर पुराने गाने लगाए और कुछ देर आंखें बंद कर लेट गई। बेटे ने 2-3 वर्ष नौकरी करने के बाद महसूस किया कि यदि वह मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब करता रहा तो संभव है उसे विदेश जाने का मौका तो मिल जाए, पर अपने शहर वह कभी नहीं लौट पाएगा। सबकी सोच, सबके सपने एक से नहीं होते। उसे अपने कर्तव्यों का भान है। समझता है वह हमारा इकलौता पुत्र है, हमें उसके सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। उसने काफ़ी सोच विचार के बाद स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करने का फैसला किया। आजकल ये कंपनियां तेज़ी से अपने पर फैलाते हुए हर छोटे बड़े शहरों में अपने पांव जमा रही है। बेटी की शादी के बाद ही हमने बहू की तलाश शुरू कर दी थी। अधिक तलाश नहीं करनी पड़ी। हमारे शहर के नज़दीक ही हमें सुंदर, सुशील, उच्च शिक्षित लड़की पसंद आ गई। इधर बेटे की सोच भी सही साबित हुई। बेटा ट्रांसफ़र होकर बिल्कुल बगल में रांची आ गया। हम सब बहुत खुश हुए। अब तो हर वीकेंड अपनी बाइक से घर आ जाता। पिछले वर्ष कोरोना के कारण लॉकडाउन के वक्त जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, लगभग पूरे साल बेटा बहू यहीं घर पर ही रहे। उसी दौरान हमारी प्यारी पोती दिव्या राज का जन्म हुआ और हम दादा दादी बन गए। पर लॉकडाउन हटने के बाद कंपनी के विस्तार हेतु थोड़े समय के लिए बेटे को कानपुर जाना पड़ा। रात के भोजन की तैयारी का वक्त हो चला था। मैंने मोबाइल में बज रहे गाने को बंद कर उसे चार्जिंग के लिए लगाया और रसोई में आ गई। भोजन तैयार करने के बाद कुछ पल के लिए मैं हॉल में इनके पास आकर बैठी ही थी कि तभी दोनों बच्चों का ग्रुप वीडियो कॉल आया। रात में भोजन क्या बनाया, याद से दवा अवश्य ले लेना के बाद दोनों ने थोड़े संकोच के साथ मुझे समझाया, जब तक मैं स्वयं को पूरी तरह स्वस्थ महसूस नहीं करती, उनके पापा से थोड़ी दूर ही रहूं। उनकी यह बात मुझे भी उचित लगी। हमने तय किया कि 3 दिन जब तक कि मैं दवा ले रही हूँ अलग कमरे में सोऊं और दिन में भी थोड़ी दूरी बनाकर रखूं। सावधानी बरतने में हर्ज ही क्या है। रात का भोजन भी मुझे बेस्वाद सा ही लगा, पर थोड़ा बहुत खाकर मैंने दवा ले ली।
अगली सुबह नींद खुली तो पिछली 2 सुबह से बेहतर महसूस कर रही थी। लगा चलो सब कुछ ठीक है। स्नान कर वॉशरूम से बाहर आई तो ये जाग चुके थे। अब तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक। हाँ, आज चेहरा भी कुछ ठीक लग रहा है। चलो अच्छा है, मुझे तो चिंता हो गई थी। आगे की कहानी सुनाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह भाग आपको कैसा लग रहा है। अब आगे। आप बेकार ही चिंतित हो जाते हैं, मैं इतनी कमज़ोर नहीं, तनिक गर्वीले स्वर में मैंने कहा और अपने काम में लग गई। दरअसल मुझे ओम जी की अधिक फिक्र लगी रहती, क्योंकि एक तो इन्हें शुगर की बीमारी थी, ऊपर से कभी कभी बाहर जाना ही पड़ता। यही कारण था कि जब भी ये बाहर से आते, मैं इन्हें गर्म पानी का भाप लेने को कहती और गार्गल के लिए तुलसी के 2-4 पत्ते वगैरह डाल गर्म पानी दिया करती। साईं कृपा से अब तक मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, स्वास्थ्य भी ठीक ठाक ही रहता था, सो मैं निश्चिंत थी। अगली सुबह नींद खुली तो तबीयत ओके ओके सी थी। शरीर में स्फूर्ति नहीं थी तो कोई परेशानी भी महसूस नहीं हो रही थी। आज इन्हें कुछ फल सब्जी वगैरह लेने बाहर निकलना था। जाहिर सी बात थी, कुछ देर के लिए दुकान भी जाएंगे। स्नान करने के बाद मुझे और भी बेहतर महसूस हुआ। मन में एक विश्वास सा था कि 3 दिन के दवा का कोर्स पूरा कर लिया है, अब तो मैं ठीक हो ही जाऊंगी। बरसात के बादल और धूप सी हो रही आँख मिचौली की तरह अपनी तबीयत के बारे में मैंने इनसे कुछ नहीं कहा। नाश्ता करके ये दुकान के लिए निकल गए। मैंने चाय तो इनके साथ ही पी ली थी, पर आज फिर नाश्ता करने की मेरी इच्छा नहीं हुई। मैं फिर थोड़ी देर के लिए लेट गई। लेटते ही मुझे नींद आ गई। अपनी आदत के अनुसार बेटी ने फ़ोन किया तो मेरी नींद खुली। मेरी बातों से उसे फिर कुछ संदेह हुआ। इस बार मैंने उसे कुछ समझा कर तो कुछ डांट कर चुप करा दिया। कुछ देर हाल समाचार पूछने और इधर उधर की बातें करने के बाद उसने फ़ोन रख दिया। मैं उठकर रसोई में चली आई। कुछ खाने की इच्छा तो नहीं थी। 1 कप चाय के साथ 2 बिस्किट लिया और दोपहर के भोजन की तैयारी में लग गई। पर अब मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। फिर भी स्वयं को मैंने विश्वास दिलाया कि मैं ठीक हूँ और अपने काम में लगी रही। मैंने भोजन तो तैयार कर लिया, पर अब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं जाकर फिर से उसी कमरे में लेट गई। मैंने सोच रखा था आज इस कमरे की सफाई कर दूंगी और अपने कमरे में लौट जाऊंगी, पर शेष अगले भाग में। इस भाग को पूरा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।